नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखलाया, कहा रैंकिंग कागजों पर नहीं क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस है, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनसे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप को जर्मनी की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव, हमास की कैद से 8 जर्मन बंधक छुड़ाने का सम्मान। डोनाल्ड ट्रंप के दादा जर्मनी में नाई थे। जी हां दोस्तों, जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जर्मन जिले बेड ड्यूकरखाइम की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर 29 अक्टूबर को फैसला होना है। दरअसल दोस्तों, एएफडी के लोकल नेता थॉमस स्टीफन ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल गाजा विवाद खत्म करने के साथ इजराइल और 8 जर्मन बंधकों को छुड़ाने में मदद की, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया। दीपावली पर देश के नाम लेटर में श्री राम से प्रेरणा लेने की बात कही। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मोदी ने कहा कि राम हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने लेटर में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के दबाव में उनकी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया, प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में उनकी जन सुराज पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने भाजपा के दबाव में अपना नामांकन वापस ले लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किशोर ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ एनडीए चुनाव हारने से इतना डर गया है कि वह विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव से हटने की धमकी दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हुई, AQI 400 के पार। हरियाणा के 15 जिलों में 500 तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात भर आतिशबाजी हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दीपावली की रात भर आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में धुंध नजर आई और इसके साथ ही एयर क्वालिटी भी जहरीली हो गई। दिल्ली के कई इलाकों जैसे कि अक्षरधाम, ITO, एम्स का AQI 300 के ऊपर चला गया। वहीं दोस्तों, हरियाणा में सोमवार रात 12 बजे तक 15 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरनाक स्तर यानी कि 500 तक पहुंच गया था। उधर दोस्तों, राजस्थान में आज सुबह 8 बजे तक ओवरऑल AQI 243 रहा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जापान को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान की निर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची अब शिगेरू इशिबा की जगह लेगी। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि साने ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं भारत और जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले, सेना और पुलिस अलग, मिशन एक राष्ट्रीय सुरक्षा। पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मंगलवार सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने खुद गृह मंत्री के रूप में काम किया, मुझे पुलिस के कार्यों को करीब से देखने का अवसर मिला। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना की कार्रवाइयों को भी करीब से देखने का अवसर मिला है। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे वह सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा आदमी एक ही भावना से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में पहली बार इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन का सीएम फेस नहीं, महागठबंधन में खींचतान। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे, 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए हैं। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर
नवंबर और दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति भवन के गेट के पास भभकी आग, आनन फानन में दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में दोपहर राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट के नजदीक एक इमारत में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय लोग सतर्क हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने फौरन कार्यवाही करते हुए 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे, जो आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के पूर्व डीजीपी पर बेटे की हत्या की एफआईआर, मंत्री रही मां पर भी केस, बेटे का पुराना वीडियो वायरल, कहा पत्नी मेरी शादी डेढ़ से। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मुस्तफ़ा रजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया गया है। मुस्तफ़ा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में मौत हो गई थी। तब परिवार ने कहा था कि दवाओं के ओवरडोज से मौत हुई, लेकिन अकील की मौत के बाद उनका 27 अगस्त का पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें अकील ने कहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी पिता से अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का पता चल गया है। वह पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डेढ़ से की हो। इसके बाद से परिवार के लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर भारत में 7 दिन का मौसम, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, आईएमडी का ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड का असर बढ़ सकता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में सुबह की धुंध और हल्की बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में हल्की फुहारें पड़ सकती है। पश्चिमी तट पर मुंबई और गुजरात में आर्द्रता बढ़ेगी, लेकिन भारी बारिश से राहत मिलेगी। पूर्वी हिस्सों में बंगाल और ओडिशा में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तूफान का खतरा कम है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर अगले 7 दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज हल्के बदलाव के साथ रहेगा। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ेगा, जबकि दक्षिण में हल्की बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एशिया कप ट्रॉफी विवाद, बीसीसीआई ने नकवी को ईमेल भेजा, जल्द ट्रॉफी देने की मांग की। एससीसी चीफ नहीं माने तो आईसीसी में शिकायत होगी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एससीसी के चीफ मोहसिन नकवी को ईमेल भेजा है। अगर नकवी आनाकानी करते हैं तो फिर मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाया जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने इंडिया टुडे से एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। शेकिया ने कहा कि हम नकवी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो जवाब नहीं देते या कोई नेगेटिव जवाब देते हैं तो आईसीसी में शिकायत की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भारी बारिश। थुत्थुकोडी में लगातार तीसरे दिन बाढ़ जैसे हालात, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु प्रभावित है। यहां मंगलवार को राज्य में 11.7 मिमी बारिश हुई। थुत्थुकोडी में लगातार तीसरे दिन बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर से निकलने में लोगों को मुश्किल हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप का धमकी भरा जबरदस्त झटका, जेलेंस्की को पुतिन की गोद में धकेला, नक्शे उछाले और मिसाइलें ठुकराई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक बंद कमरे में 2 बड़े नेता आमने सामने थे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि चीख पुकार और गुस्से की आग का तांडव था। ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया कि रूस के व्लादिमीर पुतिन की हर शर्त को मान लो, वरना यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ये बातें यूरोपीय अधिकारियों ने लीक की है, जो बैठक के राज खोल रही है। ट्रंप ने पुतिन से हुई फोन कॉल की बातें जेलेंस्की पर दोहराई, जैसे पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन वाला झूठा दावा। यह सब सुनकर जेलेंस्की की टीम स्तब्ध रह गई। बैठक के बीच में ही ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा था। यूक्रेन की टीम ने फ्रंट लाइन के नक्शे दिखाए जहां रूसी हमले हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप को यह सब बकवास लगा। उन्होंने नक्शे हवा में उछाले और चिल्लाए, ये लाल निशान क्या बकवास है, मैं तो वहां कभी गया ही नहीं। यह यूरोपीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप बार बार गालियां भी बक रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 टीमें विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, एक जगह के लिए 4 दावेदार। जी हां दोस्तों, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की 3 टीमें कंफर्म हो गई है। वहीं बांग्लादेश की टीम नॉकआउट की रेस में बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल के लिए अब एक जगह खाली है, जिसके लिए भारत और न्यूजीलैंड मजबूत दावेदार है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के पास भी क्वालिफाई करने का अभी फिलहाल मौका है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
एक्टर असरानी का 84 साल की उम्र में हुआ निधन। मौत की खबर राज रखने की इच्छा थी। अंतिम संस्कार में शामिल हुए परिवार के सिर्फ 20 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का रोल निभाने वाले गोवर्धन असरानी का सोमवार दोपहर 1 बजे निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी लंग्स में पानी भर गया था। एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि उनके मैनेजर बाबूभाई थिम्बा ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान दी। दरअसल दोस्तों, बाबूभाई थिम्बा ने बताया कि निधन से पहले असरानी ने अपनी पत्नी के सामने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मौत की खबर किसी को न दी जाए। वो हंगामा नहीं चाहते। उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार के बाद ही सबको इसकी खबर दी जाए। यही वजह रही कि निधन के तुरंत बाद सांता क्रूज के शांतिनगर स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें परिवार के 15 से 20 लोग ही शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज एफआईआर दर्ज। हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण किया। महाराष्ट्र के मंत्री बोले, हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ना कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा परिसर में 3 महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार यह घटना 18 अक्टूबर दोपहर करीब 1:45 बजे की है। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने 19 अक्टूबर को शनिवारवाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उस स्थान पर शुद्धिकरण पूजा भी की जहां नमाज पढ़ी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवारवाड़ा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओवैसी की पार्टी करेगी कांग्रेस को सपोर्ट, वोटर्स से खुलेआम की अपील। एआईएमआईएम की बदली रणनीति का संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस, राजद और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में खड़ी है, तो वहीं हैदराबाद में होने वाले एक चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करेगी। यह उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 84,426 पर बंद। निफ्टी भी 25 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। बीते एक साल में बाजार 6% चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 63 अंक ऊपर 84,426 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंकों की तेजी रही। ये 25,869 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, मीडिया और आईटी शेयर्स में तेजी देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दें, पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग से अब तक सेंसेक्स 4,702 अंक यानी कि लगभग 6% चढ़ चुका है। वहीं निफ्टी में भी 1,565 अंक यानी कि 6.5% का उछाल आया। वैसे दोस्तों आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग शाम को होती है, लेकिन इस बार दोपहर 1:45 से 2:45 तक यानी कि 1 घंटे के लिए बाजार को खोला गया। मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा 69 साल पुरानी है और तब से ऐसे ही चली आ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली पर सोना 2,000 रुपये सस्ता 1.27 लाख पर आया। चांदी की कीमत भी 6,000 गिरी, अब 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर सोना करीब 2,000 और चांदी 6,000 रुपये सस्ती हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,951 रुपये घटकर 1,27,633 रुपये के स्तर पर आ गया। इससे पहले सोने का दाम 1,29,584 रुपये के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं दोस्तों चांदी के दाम आज गिरे हैं। यह 6,180 रुपये घटकर 1,63,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद अब उम्मीदवारों की किडनैपिंग, इन सीटों पर प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत जनसुराज के कई उम्मीदवारों को नामांकन करने या फिर चुनाव से पहले हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों के नामांकन पर रोक या फिर वापसी हुई है और इसके पीछे सत्ता पक्ष का सीधा हस्तक्षेप है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गजब आदमी है भाई, रोकने पर भी सीएम नीतीश ने बीजेपी की उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी ने घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार की शुरुआत अब जोरों पर लगी हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। जब रमा निषाद मंच पर पहुंची तो नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। तभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हाथ में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई और बोले, हाथ में कह रहा है, गजब आदमी है भाई। इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़ी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मंत्री सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप तो सौरभ भारद्वाज ने बताया अनपढ़। जी हां दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को जानबूझकर पराली जलाने के लिए उकसा रही है ताकि दिल्ली की हवा को और जहरीला बना सके। सिरसा ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता किसानों को चेहरा ढककर पराली जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके। सिरसा ने कहा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कैसे किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सिरसा के आरोपों पर पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक अनपढ़ कह रहा है कि पंजाब में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया, जबकि पंजाब का AQI सिर्फ 156 है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP में जहरीली सिरप मामला, कोल्ड्रिफ के मालिक गोविंदन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से 20 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और तमिलनाडु स्थित श्री सन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। MP पुलिस का एक विशेष जांच दल यानी कि SIT गोविंदन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए तमिलनाडु से कांचीपुरम लेकर गया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद SIT प्रमुख जितेंद्र सिंह जाट ने गोविंदन को परासिया कस्बे में एडिशनल सेशन जज गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SSC एग्जाम में पहली बार सेंटर चुनने का मौका, पसंद की शिफ्ट में दे सकेंगे पेपर। CHSL Tier 1 के लिए 28 अक्टूबर तक फैसिलिटी। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत कैंडिडेट्स अपने पसंदीदा परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट को चुन सकेंगे। यह सुविधा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL Tier 1 परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। SSC ने 18 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके नई सुविधा की जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, Tier 1 परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर 2025 से होगी। इससे पहले कैंडिडेट्स को अपनी परीक्षा की तिथि, शहर और स्लॉट को खुद चुनना होगा। ऐसे में कैंडिडेट्स 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच SSC के पोर्टल में लॉगिन करके अपने ऑप्शंस दर्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान बने। रिजवान से 10 महीने के भीतर छीन ली गई कप्तानी, पिछले साल नवंबर में मिली थी कमान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नियुक्त किया गया है। विकेटकीपर बैटर रिजवान को 10 महीने पहले ही वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी। PCB ने उन्हें कप्तानी से हटाने की जानकारी रावलपिंडी टेस्ट से पहले खेल के दिन के बाद दी गई। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस मैच में रिजवान और शाहीन दोनों खेल रहे थे। PCB ने रिजवान को हटाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई। बोर्ड ने बस इतना कहा कि यह निर्णय इस्लामाबाद में हुई बैठक में लिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकपाल ने BMW लग्जरी कारें खरीदने के लिए टेंडर निकाला। एक कार की कीमत 70 लाख से ज्यादा, 7 गाड़ियां खरीदेगा। जी हां दोस्तों, भारत के लोकपाल कार्यालय ने 7 हाई एंड BMW 330 Li लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के लिए एक सार्वजनिक टेंडर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की अपनी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। टेंडर के अनुसार हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक है और कुल 7 कारों की लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। यह टेंडर 16 अक्टूबर को जारी हुई थी। टेंडर प्रक्रिया सबके लिए खुली है। लोकपाल ऑफिस ने इच्छुक पक्षों से 7 नवंबर से पहले अपनी बोली जमा कराने को कहा गया है। बोली 7 नवंबर से शुरू होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे अच्छी वायुसेना कौन से देश की मानी जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जिसकी एयरफोर्स की रैंकिंग नंबर 1 है पूरी दुनिया में, तो जल्दी से उस देश का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।